हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए सीरीज़ स्टार्ट कर की थी बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज़। उसमें 2 चैप्टर हमने अच्छे से देखने, एक सेल वाला चैप्टर और एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसके पीवाईक्यू भी देख लिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखे थे। आप विजिट कर सकते हो चैनल पे, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, वो सर्कुलेशन फ्लूइड वाला चैप्टर, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। उस चैप्टर की हमने 2 क्लासेस देख ली हैं। आज हमारी 3rd क्लास है उस चैप्टर की। फटाफट से मैं क्या करती हूँ, जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है ना, उसको रिवाइज कर देती हूँ 5 मिनट में। फिर क्या करेंगे, आगे का जो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब आपको भी क्या करना है बच्चों, मेरे जैसे आंखें बंद करके खुद से बोलना है सारी लाइनों को मेरे साथ साथ में, ठीक है। फिर मैच कर लेंगे कि हमने कुछ गलत तो नहीं बोला, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जब हमने लेसन को स्टार्ट किया तो कुछ इंट्रोडक्शन दिया था एनसीईआरटी में। क्या दिया था कि हमारे सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और कुछ एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए होते हैं, और जो गैस और जो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं लाइक CO2 हो गया, या फिर कुछ और भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो सेल के आपको कहते हैं बनाते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है। इस चीज़ के लिए क्या किया था हमने, एक मैकेनिज्म देखी थी कि क्या होता है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो स्लेंटेड होते हैं, जो लोअर एनिमल होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, उनकी बॉडी कैविटी में क्या होता है, वाटर एंटर कर जाता है। वाटर उनकी बॉडी कैविटी में जाता है, पूरी बॉडी के अंदर वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके साथ क्या होता है, उनके साथ में उन चीज़ों का एक्सचेंज होता है, लाइक ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो गया, और कुछ जो कोई न्यूट्रिशंस है तो उसका भी एक्सचेंज हो जाता है। फिर हमने देखा था कि जो हायर एनिमल्स, मान लो जो हायर एनिमल्स हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, उसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। एक अनदर फ्लूइड भी है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें मैंने देखी थी। मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड पूछे तो ब्लड आएगा। अनदर फ्लूइड भी प्रेजेंट है बॉडी में, उसे क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। उसी का दूसरा नाम क्या, टिश्यू फ्लूइड है। तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर हमने बच्चों स्टार्ट किया ब्लड को। ब्लड में क्या लिखा था, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है मैम। ब्लड के बारे में क्या कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में बोला कि मैट्रिक्स ऐसी होती है, फ्लूइड होती है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। 2 पार्ट होते हैं ब्लड के। फिर हमने पढ़ा बच्चों किसको, प्लाज्मा को। प्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी लिखा कि 55% पार्ट बनाते हैं किसका, ब्लड का। विस्कस फ्लूइड होता है, स्ट्रो कलर का होता है। और जो प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है, और 6 to 8% क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितने टाइप की होती है बच्चों, प्रोटीन 3 टाइप की होती है। कौन सी, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। उसमें से जो फाइब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है, जो ग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडी बनाएगी, और जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करेगी, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगी। साथ ही साथ में हमें कुछ मिनरल्स लाइक क्या गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनाटाइन हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइडाइन हो गया, ये भी देखने को मिलते हैं। साथ साथ में कुछ लिपिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज भी होते हैं, जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, ट्रांजिट होता रहता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बारे में लिखा होता है कि प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में, फॉर्म ध्यान रखिए बच्चों, कौन से इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और प्लाज्मा में से जब मैं क्या करूँ, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दूँ तो उससे क्या बोलेंगे बच्चों, सीरम बोलेंगे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस करने के बाद में प्लाज्मा में से क्या बचेगा, सीरम बचेगा। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा होता है खत्म। और ये सीरम वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 2017 का ये पीवाईक्यू है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बच्चों 3 बातें ध्यान रखनी, कलेक्टिवली 3 चीज़ों को शामिल करते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। जो इरिथ्रोसाइट होती है उसके बाद लिखा हुआ है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% पार्ट पाते हैं। कितना परसेंट बच्चों, 45%। फिर हम स्टार्ट करेंगे इरिथ्रोसाइट को, यानी RBC नाम है उसका दूसरा, रेड ब्लड सेल्स। जो इरिथ्रोसाइट या RBC है बच्चों, वो मोस्ट अबंडेंट सेल होती है। सबसे ज़्यादा तीनों सेल के अंदर कौन मिलेगी, RBC मिलेगी। RBC का लाइफ स्पान 120 दिन का होता है। फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बच्चों स्प्लीन में। स्प्लीन को हमने क्या बोल दिया बच्चों, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोल दिया। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो है बच्चों वो RBC का शेप और साइज, RBC का शेप कैसे होता है, बाइकॉन्केव होता है, और कैसे होती है, ई न्यूक्लियड होती है मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर। और जो RBC होती है बच्चों, पर MM³ ब्लड में RBC का अमाउंट होता है 5 मिलियन to 5.5 मिलियन। लैक्स में बोले तो 50 लाख से 55 लाख पर MM³ ब्लड में हमें RBC देखने को मिलती है। RBC मोस्ट अबंडेंट सेल है, ठीक है मैम। फिर उसका हम ध्यान रखें कि RBC के अंदर हमें रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देखने को मिलता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में कितना अमाउंट होता है बच्चों, 12 से 16 ग्राम में होता है। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में मिलता है हमें हीमोग्लोबिन। बच्चों जो हीमोग्लोबिन का मेन काम है वो गैसियस एक्सचेंज है, जो हमने देख लिया था। 97% ऑक्सीजन जाती है और 20 से 25% क्या जाती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आके CO2 जाती है। और क्या रह गया RBC के बाद में, RBC का रेड कलर इसलिए होता है, RBC को नाम हमने RBC इसलिए दिया क्योंकि उसमें रेड कलर का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये बातें थी बच्चों किसके बाद में, RBC के बारे में। और उसके बाद में हमने पढ़ा बच्चों WBC। WBC जो है बच्चों वो क्या करती है, उसकी वो न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है। और WBC का जो लाइफ स्पान होता है वो कम होता है, शॉर्ट लिव्ड होती है। WBC का नंबर भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, लैक होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, लैक करती है हीमोग्लोबिन को, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया बच्चों, WBC वाइट ब्लड सेल्स नाम दिया। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है बच्चों क्या, कि जो WBC है उसके 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट।
जो ग्रेन्युलोसाइट उसमें 3 आएगी, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल जिसको हम इओसिनोफिल भी बोलते हैं, और बेजोफिल, और एक ग्रेन्युलोसाइट में 2 WBC कौन सी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बच्चों हमें एक ट्रिक ध्यान रखिए क्या बच्चों, NLMAB ये किसके बेस पे, नंबर के बेस पे सबसे ज़्यादा कौन न्यूट्रोफिल होगा, फिर कौन होगा लिम्फोसाइट होगा, फिर कौन होगा मोनोसाइट होगा, फिर कौन होगा इओसिनोफिल या एसिडोफिल बोल दो। सबसे नंबर में कम कौन होता है बच्चों, बेजोफिल होता है। जो न्यूट्रोफिल है उसका अमाउंट क्या होता है 60 to 65% होता है। जो लिम्फोसाइट है वो 20 से 25% होता है। जो मोनोसाइट है वो 6 से 8% होता है। जो एसिडोफिल है वो 2 से 3% होता है। जो बेजोफिल है वो 0.5 to 1% होता है। ठीक है बच्चों, न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है ये फैगोसाइटिक नेचर होती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन मतलब बॉडी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसे क्या करती है, मार देती है। वहीं पे जो हमारी बेजोफिल है वो 3 चीज़ सिक्रेट करती है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन, और जो बेजोफिल है उसका इन्फ्लामेशन में रोल होता है। इओसिनोफिल बच्चों जो है वो क्या करती है, एक तो एलर्जी रिएक्शन होगी, और पैरासिटिक इन्फेक्शन में किसका रोल होगा, इओसिनोफिल का रोल होगा, एसिडोफिल का रोल होगा। वहीं पे बच्ची हमारी लिम्फोसाइट क्या होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है, प्योर टी लिम्फोसाइट, और ये क्या होती है इम्यून सिस्टम इसका रोल होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हम देखेंगे इसको हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, और जो WBC का अमाउंट है वो ध्यान रखना है 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में हमें ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे हमारी WBC भी खत्म। उसके बाद में प्लेटलेट्स में 4-5 बातें हमने लिखी कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या, थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स बनती का है बच्चों, एक बात रह गई थी, रेड बोन मैरो के अंदर बनती है कौन, RBC लिखा हुआ है। वैसे WBC और प्लेटलेट्स तीनों कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर लिखी है। ये बात इरिथ्रोसाइट वाले टॉपिक में लिखी हुई है एनसीईआरटी में। फिर प्लेटलेट्स के बारे में ये लिखा हो कि रेड बोन मैरो के अंदर सेल होती है मेगाकारियोसाइट, उसके सेगमेंटेशन से क्या बनती है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अमाउंट हमें ध्यान रखना है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ब्लड में मिलता है। जो प्लेटलेट्स होती है उसका मेन काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने में। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर से। यहाँ पे हमारा ब्लड होता है खत्म बच्चों। फिर उसके बाद हमने देखा था ब्लड ग्रुप एनसेट में लिखा हुआ ब्लड ग्रुप के बारे में कि जो हमारा ब्लड है वो हमें लगता है सिमिलर है, बट कुछ सर्टेन एस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंट होता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको मतलब ब्लड ग्रुप की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, बहुत सारे टाइप में हम उसे क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। बट मेनली हमें 2 पढ़ने जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, एक तो है ABO ब्लड ग्रुपिंग और दूसरी है RH ग्रुपिंग। ठीक है, 2 ग्रुपिंग पढ़ेंगे। ABO ब्लड ग्रुपिंग बारे में ये ध्यान रखना है कि जो एंटीजन होगा बच्चों वो RBC के सरफेस के ऊपर होगा। RBC जो बाइकनकेव शेप होती है वो सरफेस के ऊपर कौन होगा, एंटीजन होगा। वही ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा जा रहा है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप थे, A, B, AB एंड O। उसमें से जो O है वो यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दे सकता है। जो AB है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, और सेम वाला सेम को दे सकता है। ठीक है, और AB में भी कौन बच्चों, AB पॉजिटिव, और O में कौन बच्चों, O नेगेटिव। ठीक है, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है कि अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले, ब्लड डोनेट करने से पहले अगर मैचिंग नहीं की ब्लड ग्रुप की तो क्या हो सकता है, क्लम्पिंग हो सकती है RBC की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो ABO ब्लड ग्रुप है वो बेस किसके ऊपर है, ये हमें ध्यान रखना है कि RBC के ऊपर 2 एंटीजन मिलती है, उनके ऊपर बेस है। एंटीजन कौन सी है, A एंटीजन और B एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट मिलेगी। जैसे अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा बच्चों, A होगा, बट एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी-B होगी। ये हमने देखा तो पूरी टेबल बनाई थी। B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा बच्चों, RBC की सरफेस पे B होगा, पर एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी-A होगी। अगर AB ब्लड ग्रुप है तो दोनों टाइप के एंटीजन मिलेंगे RBC की सरफेस पे, A और B, बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं मिलेगी। अगर O ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन RBC की सरफेस पे नहीं मिलेगा, और एंटीबॉडी दोनों हमें प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगी, एंटी-A और एंटी-B। और हमने डोनर देख लिया कैसे कौन किसको डोनेट कर सकते हैं। ये बात आपकी ABO ब्लड ग्रुप में लिखी हुई, ध्यान रखना। ABO ब्लड ग्रुपिंग बेस किस पे, RBC की सरफेस पे 2 एंटीजन होते हैं, उनके प्रेजेंस पे एक एंटीजन का नाम है A, दूसरे एंटीजन का नाम है बच्चों B। यहाँ पे हमारी ABO ब्लड ग्रुपिंग खत्म होती है। उसके बाद में हमने देखा था बच्चों RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग के ध्यान रखना कि हमने इसको RH नाम क्यों दिया, क्योंकि बच्चों ये रिसस मंकी के अंदर सिमिलर एंटीजन होते हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको RH बोल दिया। अगर किसी मतलब कोई मान लो कोई पर्सन है, उसके अगर RBC के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोल देंगे बच्चों, RH पॉजिटिव। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे बोल देंगे RH नेगेटिव। एब्सेंट है तो RH नेगेटिव, प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव। नियरली वर्ल्ड के अंदर 80% जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव ही होते हैं। तो हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले उनके पॉजिटिव और नेगेटिव को भी मैच करना पड़ता है। अगर हम ये मैच नहीं करेंगे, मान लो मैंने किसी RH नेगेटिव के बंदे की बॉडी में RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप डाल दिया, तो क्या हो सकता है कि उनकी RBC की वहाँ पे भी क्लम्पिंग हो जाएगी, वहाँ पे भी RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, RH मतलब एंटीजन का भी मैचिंग करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फिर एक केस आता है RH ग्रुपिंग के अंदर पड़ा था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। वो क्या होता है बच्चों, वो केस तब होता है जब हमारी जो मदर है वो कैसी हो, RH नेगेटिव। ये केस फिक्स इसी कंडीशन में देखने को मिलेगा हमें, मदर RH नेगेटिव है और उस मदर की बॉडी के अंदर जो फीटस है उसके वूम में वो कैसा होता है, RH पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब बच्चा है मम्मा के वूम में, बट जब ये बच्चे की डिलीवरी होती है तो क्या होता है, पहले तो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड क्या होता है, सेपरेट होता है, पर फर्स्ट डिलीवरी के टाइम क्या होता है, बच्चे का जो प्लेसेंटा डिस्ट्रॉय होता है तो बच्चे का कुछ ब्लड मदर की बॉडी में जा सकता है। अगर जाएगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे RH पॉजिटिव है, तो मदर जो है उसकी बॉडी RH
RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देगी बच्चों, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो इस केस में क्या होता है, जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है, आगे की जो प्रेगनेंसी होगी बच्चों, उसमें क्या हो सकता है, फीटस को खतरा हो सकता है, क्योंकि RH नेगेटिव जो ब्लड था मदर का, उसने क्या कर लिया, अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना लिया RH एंटीजन के अगेंस्ट। अगर सेकंड बच्चा जो है वो भी RH पॉजिटिव हुआ बच्चों, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो एंटीबॉडी मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में आ जाएगी और क्या कर देगी, RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो इस केस लिए क्या करते हैं, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के इमीडिएटली तुरंत बाद ही हम क्या कर देते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडी देते हैं। जो RH एंटीबॉडी मदर ने बनाई है ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, मतलब RH एंटीबॉडी की भी एंटी है वो एंटीबॉडी, तो क्या कर देगी, एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे आगे की सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतनी बात हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में ध्यान रखनी। मैं नाम भी बताया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो वर्ड है RBC के, ब्लास्टोसिस होना यानी ब्लास्ट होना, फिटेलिस यानी फीटस की जो RBC वो ब्लास्ट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बच्चों टॉपिक पढ़ा था, फिर उसके बाद में कौन सा टॉपिक था हमारा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो गया। फिर सर्कुलेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, कितने टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, नहीं उससे पहले कौन सा टॉपिक था, फिर उसके बाद क्लॉटिंग वाला टॉपिक था, यस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आया था बच्चों हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आंसर क्लियर कि मान लो आपको कभी कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई कट लग गया आपकी बॉडी के, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी से लगातार ब्लड बाहर निकल रहा है, ब्लड का फ्लो होना कुछ टाइम के बाद में रुक जाता है। फिर एनसीईआरटी पूछे वाई डू यू नो, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा एनसीईआरटी बाद में खुद आंसर दे रही है कि क्या होता है कि हमारे वहाँ पे जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम बन जाता है, और वो स्कम होता है किसका बच्चों, उसमें फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है उसके नेटवर्क का थ्रेड होता है, और कुछ डेड और डिस्ट्रॉय हमारी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं वहाँ पे। तो अब फाइब्रिन बना कैसे बच्चों, तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हर इस प्रोसेस का हर जो स्टेप है वो दूसरे स्टेप पे डिपेंड करते हैं। फाइब्रिन बनता है बच्चों इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से, प्लाज्मा के अंदर होता है ये। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना एक एंजाइम पे डिपेंड करता है जिसका नाम है बच्चों थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम बनता है बच्चों इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से, और इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बना एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स और उसको क्या करता है, मतलब इसमें हेल्प करता है, उसका नाम है बच्चों थ्रोम्बोकाइनेज। तो अगर मान लो थ्रोम्बोकाइनेज नहीं है बॉडी में, थ्रोम्बिन नहीं बन पाएगा प्रोथ्रोम्बिन से, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है ना प्रोथ्रोम्बिन की, तो एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन नहीं बन पाएगी। अगर एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन नहीं बनी तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से हमारा एक्टिव फाइब्रिन नहीं बन पाएगा और हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। तो हर स्टेप जो है कहीं ना कहीं दूसरे वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले स्टिमुलेट कौन करता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर, क्लॉटिंग फैक्टर जो क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद में जो हमारा टिश्यू होता है, जो वहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ का जो टिश्यू है वो क्या करता है, कुछ फैक्टर रिलीज करता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट कौन करेगा, प्लेटलेट्स करेगा, ये बात ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में लिखो साफ साफ। उसके बाद में आना है बच्चों कि कैल्शियम आयन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। ये PYQ आपके पूछा गया पहले, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉटिंग भी खत्म होते हैं। फिर देन उसके बाद में हमारा टॉपिक पड़ा था लिम्फ, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हो बच्चों, टिश्यू फ्लूइड लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर देती हूँ आज फटाफट से। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के बारे में हम बच्चों में ध्यान रखें कि मान लो हमारा कोई बॉडी का ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलकर बना, टिश्यू से, टिश्यू किससे मिलकर बने बच्चों, सेल से। तो जैसे ही कोई ब्लड वेसल से आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लेके आती है, तो वो क्या करती है, थिन ऐसी कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, और इस कैपिलरी से बाहर क्या होता है, कैपिलरी की वॉल इतनी पतली होती है, इस बॉडी से इस कैपिलरी से बाहर ऐसे फ्लूइड बाहर आ जाता है, और फ्लूइड के अंदर कुछ सब्सटेंस जो सॉल्युबल होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और कुछ छोटी छोटी प्रोटीन भी बाहर आ जाती है, और जो बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और जो बड़े बड़े फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो इन कैपिलरी के अंदर रहते हैं। तो जो फ्लूइड कैपिलरी से बाहर आए टिश्यू के अंदर, टिश्यू के बाहर सेल्स के अंदर जो जगह थी, तो यहाँ पे इसे बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड जो है वो क्या होता है, बाद में हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मिलता है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। जब ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है तब हम उसे क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। तो पता चला लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक ही बंदे के 2-3 नाम है। ठीक है मैम। फिर एक बात हमें ध्यान रखनी कि लिम्फ का जो मिनरल कंपोजिशन होता है और जो प्लाज्मा का मिनरल कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। ठीक है मैम, ये बात हम ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो लिम्फ है हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट लिखा इंपॉर्टेंट कैरियर है किसका बच्चों, हार्मोन का और न्यूट्रिएंट्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मैम, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फैट होती है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टेशन विलाई होती है उसके अंदर एक लिम्फ कैपिलरी होती है जिसका नाम होता है लैक्टियल, उसके अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। आई थिंक लिम्फ के बारे में इतना ही लिखा हुआ है, पर मुझे चेक करने दो। यस बच्चों, एक लाइन रहेगी हमारी लिम्फ की जो इंपॉर्टेंट भी होता है कि लिम्फ के अंदर बच्चों क्या होता है, लिम्फोसाइट मिलती है। लिम्फोसाइट जो
लिम्फोसाइट होती है वो किस में मिलती है बच्चों, लिम्फ के अंदर मिलती है। और हमने एक बात देखी थी जब मैंने आपको WBC पढ़ाई थी, लिम्फ का काम हमने क्या देखा था बच्चों, लिम्फ का काम लिम्फोसाइट का काम हमने क्या देखा था, BOP लिम्फोसाइट होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है, ठीक है। तो ये बात हमें जानिए। तो क्या आप लिखो, लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स। ये लाइन उठा के NCERT में की दे दी तो बच्चे सोचे पता नहीं सही है नहीं, तो वो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है आपसे। और यहाँ पे भी लिखा हो देखो, द फ्लूइड, ये रहा, इट हैज़ द सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। देखो, इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है किसके, प्लाज्मा की। दोनों लाइनें आप NCERT में हाईलाइट कर लो। और कभी ट्रू फॉल्स में दे दी तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। देखना, जिसने अच्छे से NCERT पढ़ी है वो इन लाइनों को समझ सकता है, वही इसको ट्रू करके आएगा, बाकी तो देखना सब इसमें फंसेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिम्फ खत्म होता है। उसके बाद में बच्चों जो हमने पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था कि सर्कुलेशन जो होता है बॉडी में कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। ओपन के लिए 2 एग्जाम्पल हमें देखना है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। क्लोज हमें देखना है एनिलिडा में और कॉर्डेटा में। जो ओपन सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, हार्ट ने ब्लड को पंप किया ब्लड वेसल्स में, और पूरी बॉडी कैविटी के अंदर उसे बोलते हैं साइनस, ऑर्गन के ऊपर ऐसे ब्लड मतलब ढल जाता है। जैसे नदियों में नहीं तैर रहा होता कचरा, वैसे मान लो ऑर्गन किस में तैर रहे हैं, ब्लड के अंदर तैर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती। वहीं पे जो क्लोज सर्कुलेशन होता है उसमें कहते हैं हार्ट ने ब्लड को पंप किया, वो ब्लड वेसल्स में गया और इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होती है, कभी भी ऑर्गन ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता। अभी हमने लिम्फ में देखा था ना कि कैसे हुआ, सेल्स के बाहर कुछ टिश्यू आया, वहाँ से इन्होंने गैस का एक्सचेंज किया, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज किया। ऐसे नहीं कि ऑर्गन ब्लड के अंदर तैर रहा है। तो ये किस में मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन में मिलता है। क्लोज सर्कुलेशन में BP भी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और इसको प्रिसाइज करना, इसको रेगुलेट करना ईजी होता है किसके कंपैरिजन में, ओपन सर्कुलेशन कंपैरिजन में। फिर हमने देखा था जो वर्टिब्रेट्स हैं, लाइक फिशेज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, उनमें डिफरेंट टाइप के हार्ट्स मिलते हैं। जो फिशेज है बच्चों उसमें मिलेगा 2 चैम्बर का हार्ट, एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा। और फिशेज में मिलता है बच्चों सिंगल सर्कुलेशन। एट्रिया ने क्या, सॉरी, सिंगल सर्कुलेशन हार्ट ने क्या किया बच्चों, ब्लड को पंप किया। और ब्लड है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान रखेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बच्चों गिल्स के अंदर, गिल्स ने क्या कर दिया, इसे प्योर कर दिया और पूरी बॉडी के अंदर पंप कर दिया। फिर पूरी ऑर्गन्स के अंदर क्या, बॉडी के अंदर क्या, तो वापस से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब ऑर्गन्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को तो ले लिया, CO2 को अंदर छोड़ दिया वापस से, तो वापस से ब्लड जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो पूरे टाइम में हार्ट के अंदर सिर्फ एक बार ब्लड आता है, इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रिया तो एक वेंट्रिकल होता है। वहीं पे जो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स है बच्चों, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के, उनमें क्या देखने को मिलता है, 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं ऊपर वाले, 2 एट्रिया होते हैं, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम हो गया, नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, गिल्स से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। वहीं पे राइट एट्रियम में ऑर्गन से क्या आता है बच्चों, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और इन्होंने क्या कर दिया, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों ने ब्लड को कहाँ डाल दिया, वेंट्रिकल में डाल दिया। और वेंट्रिकल ने क्या कर दिया, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं अनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन तो बट कैसा इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि वेंट्रिकल में आकर ब्लड मिल गया। ये किस में होता है बच्चों, रेप्टाइल्स में होता है, और किस में होता है, एम्फीबियम में होता है, ध्यान रखना में, ठीक है मैम। 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 एट्रिया तो एक वेंट्रिकल होता है। उसके बाद में बच्चों आते हैं कौन, बर्ड्स और मैमल्स, और साथ में कौन, क्रोकोडाइल। बर्ड्स और मैमल्स और क्रोकोडाइल में होता है बच्चों 4 चैम्बर का हार्ट। 4 चैम्बर का हार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। और इनमें क्या होता है, लेफ्ट वाली साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, राइट वाली साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और ये कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो इनमें मिलता है बच्चों डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था, वैसे बर्ड और मैमल्स में हमें मिलता है डबल सर्कुलेशन कंप्लीट देखने को। यहाँ पे बच्चों मैंने किया कल का लेक्चर पूरा, और मुझे अराउंड 18 मिनट 9 सेकंड हो रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं देखो 4-5 पेज NCERT के हमने 18 मिनट में कवर कर लिया। मुझे लगता है आपने भी मेरे साथ में ऐसे ही बोला होगा, और खुद से अब NCERT को खुद से रीड करना, मैंने तो सही बोला, मुझे लगता है एक बार खुद से आप NCERT को रीड करो, कहीं मेरी गलती हो तो मुझे बताना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपको क्या करना है, खुद से रीड करना, तो आप अराउंड देखना 45 से 50 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो ऐसे खुद बोल के। और जब आपका मान लो कोई DTS चल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा बोला गया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट आएगी, तो आप ऐसे 45-50 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो 6-7 घंटे में आपने कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी खुद मुँह से बोल दी अपने आप, बिना NCERT को देखिए। कोई भी लाइन NCERT की मैं छोड़ी नहीं, लिम्फ में जो इंपॉर्टेंट लाइन थी जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने आपको वो भी बताई, आपको वो हाईलाइट करनी है। तो इससे आपको पता चला कि कितनी एफिशिएंटली आपकी रिवीजन हो सकता है, कि जिससे आपकी NCERT एक भी लाइन नहीं छूटे। बच्चों क्या होता है, बच्चों के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं, सब कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बट NCERT को पढ़ना और NCERT की लाइन्स को माइंड में रखना ही तो गेम है ना। जो बच्चे NCERT की लाइन्स को माइंड में रख लेते हैं, NCERT को ढंग से पढ़ लेते हैं, उसे हर एक बात पता होती है NCERT की, तो वही बच्चा तो क्या बन जाता है, टॉपर बन जाता है, और एक सीट ले जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और डॉक्टर बन जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करनी मैं आपका। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, वो पढ़ेंगे। कहाँ गया बच्चों, पेज कहाँ गया, ये रहा।
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो और उसके बाद में खुद से एक बार पढ़ के देखना कहीं मैंने कुछ गलत ना बोल दिया, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँगी और फिर वापस तो खुद रिवाइज करना। तो एक दिन में 2-3 बार आप चैप्टर को पढ़ लोगे ना तो चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना PYQ और कुछ ऐसे नीट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपके पास कोई बुक होगी एनसीईआरटी एग्जाम पर, फिर देखना क्वेश्चन आराम से बनेंगे। स्टार्ट करते हैं आप। टॉपिक का नाम क्या बच्चों? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें क्या पढ़ना है? जो ह्यूमन है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है मैम। देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ठीक है मैम, एक बात हमें पता चल गई, जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक नाम और क्या सकते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर हर्ट, मतलब जो हर्ट हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से मिलकर बना हुआ है, मस्कुलर चैम्बर हर्ट इन नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। क्योंकि हमने देखा था कोर्डेटा के अंदर क्लोज सर्कुलेशन मिलते हैं, तो वेसल्स की जो ब्रांचिंग है वो कैसी है? क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा हमने डिटेल में पढ़ लिया। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, जो फ्लूइड है ब्लड वो सर्कुलेट होता रहता है। अब आज हम इसमें हार्ट को भी पढ़ लेंगे और फिर हमारी ब्लड वेसल्स बच जाएगी। तो ये पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमन का। आपको क्या ध्यान रखना है 3 लाइनों में? ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं मैम। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ आएंगी। एक तो आएगा ब्लड, जो उस पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होगा। एक आएगा मैम ब्रांचिंग, क्लोज ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है मैम। क्लोज ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स आ गई, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। देन एक आएगा मस्कुलर चैम्बर हर्ट। ये 3 चीज़ें, मतलब नॉर्मली बताऊँ तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड को मिला के, तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे या फिर ह्यूमन का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है मैम। यहाँ तो कोई हम डाउट नहीं है। अगर इन 3 लाइनों से एग्जाम में कोई क्वेश्चन में आ जाए तो हम गलत नहीं करेंगे। उसके बाद में लिखो हार्ट। स्टार्ट करें हम, बोलो जय माता दी। हार्ट द मेसोडर्मल डिवाइड ऑर्गन। सबसे पहले हमें हार्ट का ओरिजिन पता होना चाहिए, मेसोडर्मल है, एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है। तो हार्ट इज ए मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट कौन सी लेयर से मिलकर बना हुआ है बच्चों? मेसोडर्मल से मिलकर बना हुआ है। हार्ट इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को हमने डिटेल में पढ़ा होगा। लंग्स वाली जो कैविटी थी, जो थोरेसिक चैम्बर था, वेंट्रली स्टर्नम होता है, डोर्सली थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, लेटरल लिप्स होती है, लोअर साइड में डोमेस्टिक डायफ्राम होता है। तो इस पूरे चैम्बर को हम पढ़ के हैं, एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। उसी चैम्बर के अंदर क्या होता है बच्चों? इस थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है? हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है इन बिटवीन द 2 लंग्स। बच्चों जो लंग्स हैं उनके बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। और कहाँ पे टिल्टेड होता है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। तो हम जब भी दिल की धड़कन सुनते हैं खुद की, तो लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड चेस्ट है वहाँ पे आ सकते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टिल्टेड होता है। कहाँ पे बच्चों? लेफ्ट साइड में। इट हैज़ ए साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट। मान लो आपने मुट्ठी बंद कर दी ना, जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है उतना ही साइज होता है, उसके जितना ही साइज होता है किसका? आपके हार्ट का। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये मैंने बताया था, जहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की कवरिंग थी, वहीं पे मैंने बताया था जो पेरिकार्डियम होती है वो भी कैसी होती है? डबल वॉल्ड होती है। किसकी कवरिंग होती है बच्चों? हार्ट की कवरिंग होती है। इन क्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो पेरिकार्डियम है उसके बीच में क्या भरा रहेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहेगा। अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, ठीक है मैम, 4 चैम्बर है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया। 2 चैम्बर जो ऊपर के हैं स्मॉल होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एट्रिया बोलेंगे। ये दोनों तो क्या होंगे बच्चों? एट्रिया होगी। कैसे हैं? स्मॉल है, ध्यान रखना है। अपर और कैसे है? स्मॉल है। एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। नीचे वाले 2 चैम्बर बड़े उन्हें क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल बोलेंगे। लोअर है, ठीक है मैम। अपर होते हैं एट्रिया, लोअर होते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं, ठीक है मैम। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। देखो थोड़ा सा बना के दिखाऊं। ये मान लो आपका हार्ट है, डायग्राम तो मेरे इतने अच्छे बनते हैं ना। देखो ये डायग्राम जैसे हार्ट का मैं बना रही हूँ, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वैसे वो भी देख लेंगे, पर थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। देखो ये मैंने बनाया क्या? हार्ट। मैम इतना सुंदर हार्ट है बच्चों। हाँ इतना सुंदर ही बना है, क्या कर सकती हूँ। सोच रहे होगा कि मैम की ड्राइंग तो कितनी गंदी है। बताना कमेंट बॉक्स में कौन से बच्चे की ड्राइंग अच्छी है। देखो ये क्या बच्चों? हार्ट है। किसका हार्ट है? ह्यूमन का हार्ट है।
ऊपर वाले दोनों चैम्बर क्या होंगे बच्चों, एट्रिया होंगे। ये दोनों चैम्बर क्या अपने अपर होते हैं, अभी पढ़ा था, और कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो आप देखो मैं डायग्राम में बनाने की कोशिश की कि एट्रिया को थोड़ा सा स्मॉल बनाए कंपैरिजन टू वेंट्रिकल। नीचे वाले दोनों बच्चों के वेंट्रिकल है, तो ये दोनों को वेंट्रिकल मार्क कर दूँ। अब ये भी देख लो, ये तो होता है लेफ्ट एट्रियम। अब आप बोलोगे मैम ये राइट वाला हैंड है, बट हमें हमेशा दूसरों के ऑर्गन को स्टडी करना होता है। मान लो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो आपका जो राइट है मेरा वो लेफ्ट होगा। आप देखना ऐसे, कोई भी आप अपने भाई को अपने सामने, भाई बहन को सामने खड़े करके, आपका जो राइट है उसका लेफ्ट होता है। तो कभी भी हम ऑर्गन की स्टडी करते हैं, खुद के ऑर्गन की स्टडी नहीं करते, सामने वाले के ऑर्गन की स्टडी करते हैं। मतलब आपने अपना हार्ट बाहर निकाल के रख दिया, तो वो अब आपके सामने आ गया ना, तो वो लेफ्ट वाला बन गया। उसका राइट वाला पार्ट, आपका राइट वाला पार्ट अब लेफ्ट वाला बन गया। आई होप आपको समझ में आएगा। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहीं पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ओके मैम, अब देखो क्या होता है, इतनी बात मैं बता चुकी हूँ कल के लेक्चर में कि लेफ्ट वाली साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो ये अगर मैं बताऊँ कि इधर वाली साइड में ऑक्सीजनेटेड बढ़ेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड होगा मैम, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड मैम, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब देखो जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो सेपरेट होते हैं। यहाँ पे एक सेप्टा होता है, एक वॉल होती है, उसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। दो एट्रिया के बीच में सेप्टम है, तो उसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये कैसे होता है बच्चों, थिन होता है। ध्यान रखना, इंटर एट्रियल सेप्टम जो दोनों एट्रिया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करते हैं, उनके बीच में होता है, सेपरेट करते हैं, वो कैसे होता है, थिन होता है। वहीं पे एक सेप्टम और होता है जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। यहाँ पे देखो मैंने बनाने की कोशिश में, ये कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। राइटिंग बहुत गंदी है बच्चों, प्लीज़ समझो, मेरी भावनाओं को समझो कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होगा मैम, जो दोनों को सेपरेट करेगा, उसे बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। वो कैसा होगा बच्चों, थिन होगा। वहीं पे जो हमारी बॉडी के अंदर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनको सेपरेट करने के लिए जो सेप्टा है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, वो कैसा होगा, थिक होगा। ठीक है मैम, वहीं पे क्या होता है कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो भी सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। उसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम। इंटर वेंट्रिकल सेप्टम मतलब दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम। बस ये ध्यान रखना कि ऊपर वाले दोनों चैम्बर छोटे भी होते हैं, उनके बीच में जो सेप्टम होता है वो पतला भी होता है। नीचे वाले दोनों चैम्बर बड़े भी होते हैं, उनके बीच में जो सेप्टम होता है वो थिक भी होते हैं। वहीं पे बच्चों बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, वहीं पे जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए सेप्टा होता है, उसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मैं लिख नहीं रही हूँ। और ये भी कैसा होता है, फाइब्रस होता है और थिक होता है। मतलब ये ध्यान रखना है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है मैम, इसको मैं एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ आपको, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, A thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and left atria. Where is the thick? अभी कैसी है, थिन है, ये थिन है और मस्कुलर वॉल, और किसको सेपरेट करेगी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करेगी। ठीक है मैम, ये हर्ट है तो वहीं पे क्या आ जाएगा, वेयर इज ए थिक वॉल द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। वहीं पे जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए इंटरवेंट्रिकल सेप्टम वो कैसे है बच्चों, थिक वॉल्ड है। ये बात ध्यान रखनी है, मेंशन करो एनसीईआरटी में, हाईलाइट करो। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। अपनी अपनी साइड के दोनों, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों अपनी अपनी साइड के जो एट्रियम और वेंट्रिकल है वो भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम से क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected. अब क्या होता है बच्चों, देखो मैं पहले तो क्या करूँ, जो मैं नाम लिखे इनको साफ करूँ, आपको जो सेप्टम है उनके नाम समझ में आ गया। इंट्राएट्रियल सेप्टम एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होगा, मैं नया डायग्राम बना देती हूँ। इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, और एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा। जो एट्रिया वेंट्रिकल सेप्टम है वो, और जो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम है वो कैसे हैं, थिक है, और वहीं पे जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो कैसे है, जो थिन है। ओके मैम, फिर से हम क्या करते हैं, वही अपना हार्ट बनाते हैं, थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों क्या बनाया मैंने, हार्ट बनाया, बना तो नहीं, ऐसे करके हार्ट बनाया मैंने। यहाँ पे ऊपर वाले एट्रिया होंगे बच्चों, इतना समझ में आ गया। नीचे वाले क्या होंगे बच्चों, वेंट्रिकल होंगे। एट्रिया छोटे बनाए, वेंट्रिकल बड़े बनाए, क्योंकि एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। ये इनके बीच में स्पेस भी कम बनाए क्योंकि थिन होता है, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा बनाए क्योंकि थिक होता है इनका सेप्टम जो होता है। और ये भी कैसा होता है बच्चों, थिक होता है। इनके नाम आपको पता है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने समझाती है। क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। एट्रिया से ब्लड हमेशा फ्लो करता है किसमें बच्चों,
वेंट्रिकल में, और एट्रिया से ब्लड किस में फ्लो करता है? वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में ऐसे क्या लगा होता है? एक वोल्व लगे होते हैं। यहाँ पे क्या लगा होता है? वोल्व लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? वोल्व लगा होता है। वैसे ही जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी क्या लगा होता है? वोल्व लगा होता है। जो यहाँ पे वोल्व लगा हुआ है, जिससे ब्लड आएगा, यहाँ पे जो वोल्व लगा होता है इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वोल्व। बाइकस्पिड वोल्व। और इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वोल्व। दो नाम है इसके, मिट्रल वोल्व। घर का नाम है बाइकस्पिड वोल्व और बाहर बोलते हैं मिट्रल वोल्व। ठीक है मैम। वहीं पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वोल्व लगा होता है, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। ट्राई, इसका एक ही नाम है, घर पे बाहर एक ही नाम है, ट्राइकस्पिड वोल्व। ठीक है मैम। अब मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि लेफ्ट को हमेशा हम हिंदी में बायां बोलते हैं। आपको पता हो, इतनी हिंदी तो आती होगी कि लेफ्ट को बायां बोलते हैं। तो बाई वाली साइड में बाइकस्पिड वोल्व है। बच्चे भूल जाते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बाई वाली साइड में बाइकस्पिड वोल्व है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वोल्व है। वहीं पे राइट एट्रियम और राइट जो वेंट्रिकल है उसके बीच में ट्राइकस्पिड वोल्व है। और बाइकस्पिड वोल्व का एक फैंसी सा नाम हो रहा है, एक अच्छा सा नाम, प्यारा सा नाम, जैनजी टाइप नाम, वो क्या है? मिट्रल वोल्व। ठीक है बच्चों, तो ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, देखो हम रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। Each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. सेम साइड में होगा। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेम साइड में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में सेम साइड में। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व फॉर्म ऑफ द थ्री मस्कुलर फ्लैप्स ऑफ और कस्प ट्राइकस्पिड वोल्व। कितनी फ्लैप्स होती है इसमें? 3 फ्लैप्स होती है, तो इसे क्या बोल दिया? ट्राइकस्पिड वोल्व बोल दिया, या फिर 3 कस्प्स बोल दो, या फिर 3 फ्लैप्स बोल दो। वहीं पे जो बाइकस्पिड और मिट्रल वोल्व है वो गार्ड करता है किसकी ओपनिंग को? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या होता है बच्चों? देखो, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा था, नया डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या बात ध्यान रखनी है बच्चों, वही से हार्ट बनाएंगे वापस से। 4 चैम्बर हार्ट है मैम हमारा। एट्रियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल जो है वो बड़े होते हैं। सेप्टा बना दिया और यहाँ पे वाल्व बना दिया। इतना हमें पता है, इतना हम जान गए। अब आपको क्या बात ध्यान है कि जो हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, नाम लिख लो फिर गलती नहीं होगी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जो हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, उससे क्या निकलती है? एक आर्टरी बाहर निकलती है जिसे बोलते हैं एओर्टा। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। इसमें कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेफ्ट वाली साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है मैम। वहीं पे जो हमारा राइट वेंट्रिकल है बच्चों, उससे एक आर्टरी निकलती है, उसका नाम है बच्चों क्या? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और ये राइट वाली साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो खुद बताओ इसमें कौन सा ब्लड होगा बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये ब्लड लेके जाती है हमारी लंग्स के पास में। एओर्टा तो लेके जाती है पूरी बॉडी में, ऑर्गन्स के पास में। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ लेके जाती है बच्चों? हमारी लंग्स के पास में, जहाँ पे क्या उसके ये ऑक्सीजनेटेड है उसके। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो एओर्टा है, इनकी ओपनिंग पे यहाँ पे भी वाल्व्स होते हैं। जैसे हमने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में देखे ना वाल्व्स, वहाँ वैसे ही इनकी ओपनिंग पे भी वाल्व होते हैं। उन्हें बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। इन वाल्व का नाम क्या बच्चों? सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, यही आंसर लिखा हुआ है। अब आपको ये पता चला कि मैम एओर्टा हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। जब मैं डबल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी आपको तो बताऊंगी। अब एक बात और ध्यान रख लो, अब ये पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ब्लड लिखे गई। ठीक है मैम, यहाँ पे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर ब्लड लिखे गई। ऑर्गन्स ने क्या कर लिया बच्चों? ऑक्सीजन को तो ले लिया और CO2 को बाहर छोड़ दिया, मतलब वापिस से इसके अंदर कैपिलरी के थ्रू हमने टिश्यू फ्लूइड देखा था। तो ऑर्गन से क्या होता है कि बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक वैन कैरी करती है, उसका नाम है वेना कावा, सॉरी वेना कावा। इसका नाम क्या बच्चों? वेना कावा। और ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। और ये कहाँ जाएगा बच्चों? राइट एट्रियम में जाएगा। अब डबल सर्कुलेशन आपको समझ में आने मैंने बता दिया। नेक्स्ट पेज पे समझाऊँ तो बहुत गंदा बनाया था मैंने। देखो दोनों एओर्टा दोनों क्या बना दिए? एट्रिया बना दिए और दोनों वेंट्रिकल बना दिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली मैम? एओर्टा निकली। ऑर्गन्स में गई, ऑर्गन में ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। कहाँ कौन लेके आया इसको मैम? वेना कावा। वेना कावा। और ये क्या है मैम? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या मैम? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या मैम? राइट एट्रियम। ये क्या मैम? राइट वेंट्रिकल। वहीं पे राइट वेंट्रिकल से क्या निकली थी? यहाँ पे क्या है? एओर्टा है, ये ऑर्गन्स हो गए। एओर्टा कहाँ लेके आई? ऑर्गन्स के पास में। वहीं पे यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। मान लो ये लंग्स है हमारी बॉडी के अंदर।
वहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी निकली। क्या निकली, पल्मोनरी आर्टरी, छोटा ही लिख रही हूँ। इसने क्या किया, ब्लड को क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट वाली साइड में क्या होता है, हमेशा प्योर ब्लड होता है। इसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन। कौन लिख के आइए, पल्मोनरी वेन लिख के आइए। अब आप एक बात और ध्यान रखो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हमेशा हमें लगता है कि जो आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो वेन होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बट एक एक्सेप्शन है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। वेन होती हुई भी इसने कौन सा ब्लड कैरी किया बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी होती हुई भी इसने कौन सा ब्लड कैरी किया बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेप्शन है। एक बात आप और ध्यान रखने की, हमेशा हार्ट से जो भी वेसल बाहर निकलेगी, जो भी ब्लड वेसल्स बाहर निकलेगी, वो हमेशा आर्टरी ही होगी। जैसे मैंने इसे पल्मोनरी आर्टरी बोला, इसे एओर्टा बोला। और कोई भी वेसल जो हार्ट के अंदर एंटर करेगी उसका नाम होगा हमेशा वेन। जैसे लंग्स से जो प्योर ब्लड लिख के आई, पल्मोनरी वेन बोला उसको, क्योंकि ये हार्ट के अंदर एंटर कर दिए ये वेसल जो है लेफ्ट एट्रियम में। वहीं प्योरगन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख के आई वैना का, वो कहाँ पे एंटर करी, राइट एट्रियम में। इसी को ही हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि एक बार तो लंग से हार्ट के अंदर ब्लड आता है, एक बार पूरे ऑर्गन से आता है। लंग से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, पूरी ऑर्गन से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि हार्ट के अंदर से ब्लड 2 बार पंप होता है, 2 बार जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला, डबल सर्कुलेशन बोला। इतनी बात आपको समझ में, वाल्व समझ में आ गई। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बाई वाली साइड में बाइकस्पिड वाल्व, और वो कैसा होता है, बाइकस्पिड होता है, और क्या होता है, इसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है वहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, उसमें 3 कप्स होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं। अब ओपनिंग जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होती है, जहाँ पे एओर्टा की ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्या मिलेगा, सेमी ल्यूनर वाल्व मिलेगा। वो देख लेते हैं, अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। आपको डबल सर्कुलेशन भी मैंने कहीं ना कहीं समझा दिया एक बार के लिए, तो आगे नेक्स्ट क्लास में वापस से पढ़ लेंगे। बट एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, इनकी जो ओपनिंग है, इनटू द, ओपनिंग किस में होगी बच्चों, इनटू द, देखो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली। जो राइट वेंट्रिकल है उसकी तो ओपनिंग कहाँ होगी, पल्मोनरी आर्टरी में होगी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी ओपनिंग कहाँ होगी, एओर्टा के अंदर होगी। आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनर वाल्व। वहाँ पे कौन सी वाल्व मिलेंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व मिलेंगे। दी वाल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। अब देखो ये वाल्व क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में हो। यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं, एट्रिया, यहाँ पे क्या वेंट्रिकल है, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ही ब्लड जाए। बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे देखेगा लेफ्ट वाली साइड में, एट्रिया से वेंट्रिकल में ही ब्लड जाए। राइट साइड में कौन दिखेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व दिखेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ही ब्लड जाए। यहाँ पे कौन सा वाल्व होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व होगा। और यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है उससे पल्मोनरी क्या नाम है, आर्टरी में ही वेन चाहिए। यहाँ पे कौन सा वाल्व होगा, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व होगा। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ब्लड का फ्लो, उसके एट्रिया से वेंट्रिकल में ही ब्लड जाए, वेंट्रिकल से आर्टरी में ही ब्लड जाए। राइट वाले वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से एओर्टा में। ऐसे ना हो कि वेंट्रिकल से वापस से ब्लड आर्टरी में जाने की जगह एट्रिया में चला जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है बच्चों, वाल्व्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये बात लिखी हुई है कि द वाल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। एग्जांपल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। ये भी मैंने बताया। दे वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, बैकवर्ड फ्लो को। ठीक है, मैं उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। अभी हमने देखा था कैसा हार्ट है ह्यूमन का, मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, तो यानी मसल से मिलकर बना। तो कौन सी मसल है बच्चों, कार्डिक मसल है। कौन सी मसल है बच्चों, कार्डिक। कार्डिक वर्ड हमेशा हार्ट के लिए आता है, तो ध्यान रखना कौन सी मसल है बच्चों, कार्डिक मसल है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। जो वॉल्स होती है वेंट्रिकल की वो क्या होती है, ज़्यादा थिकर होती है, ज़्यादा मोटी होती है। किसके कंपेरिजन में बच्चों, एट्रिया कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि बच्चों जो हमारी वेंट्रिकल है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो करना है। हमारा हार्ट यहाँ पे थोरैसिक चैम्बर में, पीछे नीचे पैर तक ब्लड जाना चाहिए, पैर की उंगली तक, नीचे पंजे तक हमारे ब्लड जाना चाहिए। हार्ट कहाँ पे, ऊपर है, और यहाँ पे उसको इतना नीचे तक ब्लड को पंप करना है। तो और ये पंप करता है वेंट्रिकल पंप करता है, क्योंकि एओर्टा में ब्लड कौन पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है। तो वेंट्रिकल में भी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है राइट वेंट्रिकल के भी कंपेरिजन में। एनसीईआरटी में बात नहीं लिखी, बट ये सही है, ये स्टडी किया हुआ है। उनकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल सबसे ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में नीचे तक ब्लड को पंप करना होता है। ऊपर हार्ट में, मतलब हार्ट नीचे और हमारा जो ब्रेन है वो ऊपर है, तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशन भी उसको ब्लड पंप करना है। सोच लो एओर्टा को, मतलब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन भी ऊपर ब्लड पंप करना है। तो बहुत ज़्यादा इसको क्या करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, तो जाके वो ब्लड ऊपर तक पहुंच पाते हैं। जैसे मोटर के थ्रू हम पानी चलाते हैं तो कितना प्रेशर होता है, मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, किसके कंपेरिजन में बच्चों, एट्रिया के कंपेरिजन में।
ठीक है मैम। इस स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। देखो हमने क्या बोला कि हमारा हार्ट किससे मिलकर मसल से मिलकर बना हुआ है, और हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड पंप होता कैसे है, कार्डियक मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ब्लड पंप होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता किससे है, कौन सिग्नल देता है, तो हमारी हार्ट के अंदर एक नोडल टिश्यू है, उससे क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है। तो वही बात एनसीईआरटी बोल रही है कि हमारी जो कार्डियक मस्कुलेचर है, कुछ कार्डियक मसल जो वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, वो सिग्नल देती है। इस स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। वो जो नोडल टिश्यू है वो हमारे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे क्या होता है कि सिग्नल जाता है, और क्या होता है, हमारी जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, कॉन्टैक्ट होता है ब्लड, जिससे क्या होता है, ब्लड पंप होता है। तो कौन करता है बच्चों, नोडल टिश्यू या फिर एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर। ठीक है मैम। पैच डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, पैचेस ऑफ द टिश्यूज इन प्रेजेंट इन द राइट। अब होता कैसे है, देखो मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो ये क्या बनाया बच्चों, मैंने हार्ट बनाया है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर है एट्रिया, नीचे वाले दोनों चैम्बर है बच्चों वेंट्रिकल। यस मैम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नोडल टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, नोडल टिश्यू जो क्या करेगा, हार्ट को कॉन्टैक्ट कराने में हेल्प करेगा, जिसके कहते हैं हार्ट कॉन्टैक्ट होता है। देखो जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, क्या बोला बच्चों मैंने, ये जो हमारा राइट एट्रियम है, उस राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे क्या होता है, एक नोडल टिश्यू होता है जिसका नाम है साइनो एट्रियल नोड। उसका नाम क्या है, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्या होता है, टिश्यू होता है जिसका नाम है साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम बोलते हैं एसए नोड। सबसे ज़्यादा इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो मसल्स को कॉन्टैक्ट करने का सिग्नल होता है, वो कौन देती है, साइनो एट्रियल नोड ही देती है। वहीं पे ये काम पे बच्चों राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, ध्यान रखना अपर वाली साइड में और राइट कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर में। और कौन से एट्रियम है, राइट, सारा राइट है, राइट एट्रियम में राइट अपर कॉर्नर है, कॉर्नर। ठीक है मैम। वहीं पे राइट एट्रियम के ही नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, लोअर राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, एक और नोड प्रेजेंट होता है कॉर्नर, जिसे बोलते हैं एवी नोड। ये क्या बच्चों, एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एट्रियो, क्योंकि यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल का सेप्टा आ गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। जो एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा है वहाँ तक एक बंडल होता है जिसे बोलते हैं एवी बंडल, एवी बंडल, और इससे बोलते हैं बच्चों बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। फिर ये जो बंडल है, एवी बंडल है, वो कहाँ पे आगे बच्चों, जो हमारा वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग पे आगे क्या होता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ऐसे, जिन्हें बोलेंगे बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस। और ये बंडल ब्रांचेस ऐसे आगे पूरी वॉल में जाती है वेंट्रिकल्स की, और यहाँ पे फाइबर निकलते हैं जिन्हें बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर। देखो मैं वापस से बना के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पेज पे, खुद भी आप ड्रॉ करोगे, नोडल टिश्यू बनाओगे, हार्ट बनाना है, ड्रॉ करना है ऐसे ही, एट्रिया को बनाना है, फिर वेंट्रिकल्स को बनाना है। ठीक है मैम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब मैं इनकी पोजीशन नहीं लिखूंगी, सिर्फ बताऊंगी राइट एट्रियम के राइट साइड में अपर कॉर्नर पे क्या होती है, एसए नोड होती है मैम। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे कौन होती है मैम, एवी नोड होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आ गया ना ये, तो एट्रियो यहाँ पे स्टार्ट होकर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के एंडिंग तक क्या जाता है, एवी बंडल जाता है। जहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड हो रहा है वहाँ पे क्या जाएगा, एवी बंडल जाएगा, जिसे आप बोलेंगे बंडल ऑफ हिज बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज। फिर ये बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल वेंट्रिकल की वॉल में ऐसे क्या होता है, ब्रांच हो जाता है, ऐसे ऊपर तक जाता है, ये ब्रांचेस पूरी वॉल में जाती है, जिसे बोलेंगे बंडल ब्रांच। क्या बोलेंगे, बंडल ब्रांच। और ये ब्रांच से क्या निकल जाते हैं, वहाँ पे यहाँ पे फाइबर्स निकल जाते हैं आगे जाके, जिन्हें बोलेंगे बच्चों पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। तो आपसे इसका सीक्वेंस पूछे थे एग्जामिनर, सबसे पहले क्या आएगा, एससी नोड आएगा, फिर क्या आएगा, एवी नोड आएगा, फिर क्या आएगा, एवी बंडल आएगा, या फिर जिसको हमने बोला बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। फिर उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, बंडल ब्रांच आ जाएगी, बंडल ब्रांच। देन उसके बाद क्या है, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर।
तो ये पूरा नोडल टिश्यू का क्या सीक्वेंस है, एस सी नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल या बंडल ऑफ फिच, फिर बंडल ब्रांचेज और क्या आ जाएगा लास्ट में पुरकिंजे फाइबर। ये क्या बच्चों एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे नोडल टिश्यू बोलते हैं। स्पेशल टाइप की कार्डिक मसल्स होती है जो क्या करती है कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है करवाती है। ठीक है मैम, अब देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डिक मसल्स। यस मैम, हमने देखा था मसल से मिलकर बना हुआ और उस मसल का नाम क्या है बच्चों, कार्डिक मसल है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। जो वेंट्रिकल की वॉल है वो ज़्यादा थिक होगी किसके कंपैरिजन में बच्चों, एट्रिया के कंपैरिजन में। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। पैचेस ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड या एसएन बोलेंगे, एसए नोड बोलेंगे। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सेंट। दिखाओ क्या लिखा हुआ बच्चों कि राइट एट्रियम के राइट साइड में अपर कॉर्नर पे क्या मिलेगा, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे क्या मिलेगा बच्चों, हमें क्या मिलेगा, साइनो एट्रियल नोड मिलेगा। अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या मिलेगा, एट्रियोवेंट्रिकल क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकल नोड। क्योंकि वो किसके क्लोज था, मैंने बताया था एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम के क्लोज था, नीचे वाली साइड में यहाँ पे सेप्टम आ जाता है, ये एट्रियोवेंट्रिकल यहाँ पे सेप्टम आ जाता है, तो इनके क्लोज में होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकल नोड बोलेंगे। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एवी बंडल बोलेंगे इसे, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकल बंडल, एवी बंडल पूरा नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकल बंडल कंटिन्यूस फ्रॉम द एवी नोड। कहाँ से कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे एवी नोड थी, एवी नोड से कंटिन्यू करता है, ऐसे कहाँ तक जाता है, जो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम होता है वहां तक जाते हैं, वहां पे कैसे होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकल बंडल, एवी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम द एवी बंडल से कंटिन्यू किया, विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा। ये जो एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा है इसको पास करेगा और क्या करेगा, सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, और जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है उसके टॉप पे इट एंड इमीडिएटली डिवाइडेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बंडल है वो ऐसे इमीडिएटली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बन जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मैम, these branches give rise to minute fibers throughout the ventricle musculature for the respective side and called the Purkinje fiber। और ये जो बंडल, ये जो ब्रांचेस ऐसे आगे तक जाएगी और क्या कर देगी, फाइबर्स निकलेंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स बोलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है मैम, द नोडल musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। इट इज ऑटो एक्साइटेबल। जो ऐसे नोड है बच्चों वो कैसे होती है, ऑटो एक्साइटेबल होती है। हमें ध्यान रखना है कि ये क्या कर सकती है, खुद से क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है किसको, एक्शन पोटेंशियल को, हार्ट को कॉन्टैक्ट करवाने के जो सिग्नल्स है वो दे सकती है बिना किसी बाहर स्टिमुलाई के। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system। नोडल सिस्टम के पार्ट देखिए, ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, ये बंडल हो गया, बंडल ब्रांचेस हो गई, पुरकिंजे फाइबर हो गए। यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का जो हम बोल सकते हैं, जो पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का जो नंबर है वो डिफरेंस हो सकता है, उसमें डिफरेंट हो सकता है अदर पार्ट में। सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल जनरेट करता है वो कौन करता है, एससी नोड करती है। इसीलिए ही हम एससी नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। वो क्या करती है, जनरेट करने की जो पावर है, जो एक्शन पोटेंशियल से जनरेट करती है। द एससी नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितने, 70 से 75 पर मिनट। और आपने पढ़ा हो कि हमारी जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा, एवरेज 72 मिनट आ जाएगी, हम देख लेंगे आगे। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब इनिशिएट कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, हमारे हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसे कौन करता है, हार्ट को मेंटेनिंग और मतलब इसको इनिशिएट ऐसे नोट करती है। देयरफॉर इट इज द कॉल्ड अ पेस मेकर, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। अवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स पर मिनट और एवरेज 72 बीट्स पर मिनट, यानी 72 बीट्स क्या आ जाएंगे, पर मिनट आ जाएंगे। फटाफट से मैं इस टॉपिक को कंपाइल करूँ, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था ये ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। फटाफट से मैं इसको कंपाइल करूँगी, देखेंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कुछ आदमी टाइम 18 मिनट तो कल के लेक्चर को भी बताने में लगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा बस जल्दी से खत्म करेंगे लेक्चर पर। सबसे पहले बच्चों हमने आंखें बंद करोगे, मेरे साथ बोलोगे। हमने स्टार्ट किया मैम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने लिखा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर सर्कुलेशन सिस्टम बोल सकते हैं, ऐसे ही नाम था ना, देख लेने देगा कुछ गलत नाम बोल। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, किसको, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है मैम।
ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें 3 चीजें आएंगी, एक तो मस्कुलर चैम्बर हर्ट आएगा, और क्या आएगी, एक नेटवर्क आएगा किसका, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का, और एक आएगा फ्लूइड आएगा जो सिस्टम के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। फिर हमने स्टार्ट किया मैम हर्ट को। हर्ट के ओरिजिन कैसे मैम, मेजोटर्मली ओरिजिन है। हर्ट जो होता है मैम एक बंद मुट्ठी के जितना होता है, क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है। 2 मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं मैम। जो हर्ट है वो ह्यूमन का जो हर्ट है वो 4 चैम्बर हर्ट है। ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं उन्हें बोलते हैं, अपर चैम्बर को होते हैं एट्रिया, लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। अपर चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं, लोअर चैम्बर जो होते हैं बड़े होते हैं। मैम जो एट्रिया है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, वो दोनों सेपरेट रहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से, जो कैसे थिन होते हैं मैम। दोनों वेंट्रिकल मैम एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टा से, जो कैसे होता है मैम, थिक होता है। और अपनी अपनी साइड के एट्रिया और वेंट्रिकुलर भी मैम क्या रहते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल भी कहते हैं मैम सेपरेट रहते हैं, जो कैसे होता है, थिक फाइब्रस होता है, जिसे बोलते हैं इंट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतनी बात ध्यान रखें मैम, ठीक है मैम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलेगा मैम बाइसाइड है तो बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व, फैंसी नाम है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलेगा मैम ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहीं पे पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग पे और क्या होता है, आयोटा के ओपनिंग पे हमें वाल्व देखने को मिलते हैं, जिसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स। ठीक है मैम, इतना हमने देख लिया। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये क्या करते हैं, वाल्व्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, बैक फ्लो को, जिससे कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल से जाए और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाए। एक डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं, बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फिर हमने देखा कि मैम जो ह्यूमन का हार्ट है वो किससे मिलकर, मसल से मिलकर। मसल कैसी, कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल में एक स्पेशल मस्कुलेचर स्पेशलाइज मसल्स होते हैं कार्डियक मसल, जिसे बोलते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू में सबसे पहले आएगा एसी नोड। एसी नोड राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे होती है। फिर आएगी मैम एवी नोड। एवी नोड राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होती है। एवी नोड से ही स्टार्ट होता है कौन, एवी नोड से ही स्टार्टिंग होती है किसकी मैम, एवी बंडल की, जो कहाँ तक जाता है मैम, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम तो उसके पास करते हुए जो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम है वहाँ तक जाता है, उसके टॉप पे जाता है। और उसके टॉप पे इमीडिएटली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रांच में। ये लेफ्ट और राइट ब्रांच पूरी वॉल में जाती है वेंट्रिकल की, और यहाँ से क्या निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, जिन्हें बोलेंगे पुरकिंचे फाइबर्स में। ठीक है। और सब इनमें जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, जो मतलब हमारा हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, जो एसी नोड है वो ऑटो एक्साइटेबल है। मैम यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेशन होता है वो अलग अलग हो सकता है, वेरी करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है मैम, ऐसे नोट करता है, कितनी होती है, 70 से 75 पर मिनट होती है। और इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारी जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिदमिक है उसे मेंटेन करके रखता है। मैम वहीं पे जो हमारा हार्ट है वो कितने टाइम धड़कता है, 70 से 75, 1 मिनट में धड़कता है। और एवरेज देखें तो 72 बीट्स पर मिनट आएंगे। ठीक है, इतनी बात हमें जाननी है, इतनी है। और ये आपसे पूछ सकता है कि हम इसे ऐसे नोट को क्या बोलते हैं, ऐसे नोट को क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। हो गया आई थिंक, इसमें कुछ और नहीं था ऐसा जो मैंने आपको बताया ना। एसी नोड का पोजीशन ध्यान रखना है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे। एवी नोड का पोजीशन ध्यान रखना है राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। पूरा वो नोडल टिश्यू ध्यान रखना है, एसी नोड फिर एवी बंडल आ जाएगा, फिर बंडल ब्रांचेस आ जाएगी, लास्ट में पुरकिंजे फाइबर आ जाएगा। अब हर्ट का डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी से, इसमें कुछ रहना गया हो। और हाँ, ये बात मैंने बताई, कौन से कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थोड़ा कैविटी में सिचुएटेड होता है, दोनों लंग्स के बीच में, और स्लाइटली टिल्टेड होता है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। ये बात मैं बताने वाली रहेगी थी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। अब देखो हार्ट का डायग्राम देख लो, अपनी एनसीईआरटी में निकाल लो। देखो यहाँ पे ये तो है लेफ्ट एट्रियम, देखो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे किसको मार्क किया, लेफ्ट एट्रियम को मार्क किया हुआ है। ये बच्चों राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये रहा राइट एट्रियम, ये रहा लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। अलग कलर ले लेती हूँ ना इसमें दिखने, और ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल आ गया। चारों चैम्बर देख लिया हर्ट के। इसमें हमने क्या देखा था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल उससे क्या निकलेगी, एओर्टा निकलेगी, तो यहाँ से ये बाहर एओर्टा को निकलती हुई दिखाया गया डायग्राम में। ठीक है मैम। हमने देखा था जो हमारा राइट वेंट्रिकल उससे क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। पल्मोनरी आर्टरी को नहीं दिखाया इस डायग्राम में। और हमने देखा था राइट एट्री में कौन ब्लड लेके आती है, वेना कवा ब्लड लेके आती है, तो ये वेना कवा, ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाई, ये यहाँ से क्या निकलेगी बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी राइट वेंट्रिकल से। वहीं पे पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, लंग से ब्लड लेके आती है, किसमें, लेफ्ट एट्री में, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स को दिखाया हुआ है। वेना कवा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी होगी, एओर्टा होगी, पल्मोनरी वेन होगी, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम हो गया, वहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया। अब क्या देखो, अब देखो नोडल टिश्यू राइट एट्रियम पे, ये क्या लिया, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे क्या ऐसे नोड है, साइनो आर्टरियल नोड है, ऐसे नोड है, इसको मार्क करना सकता है, येलो कलर में यहाँ पे बनाइए। वहीं पे राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या एवी नोड है। ठीक है मैम। फिर क्या जाता है बच्चों, यहाँ पे ऐसे क्या जाता है, नोडल टिश्यू जाता है, एवी बंडल जाता है, नोडल टिश्यू नहीं एवी बंडल। यहाँ पे क्या जाएगा, एवी बंडल जाएगा, जिसको मार्क नहीं किया। फिर एवी बंडल क्या कर जाता है बच्चों,
जो ये इंटरवर्टिकल सेप्टम है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इंटरवर्टिकल सेप्टम है, यहाँ पे आके क्या कर जाता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ फिश बोलेंगे। ब्रांचेस को बंडल ऑफ फिश नहीं बोलेंगे। ये देखो ये दिखाया ना, ये वाला, ये देखो ये दिखाया ना, ये भी बंडल, ये भी बंडल है। इस एवी बंडल को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ फिश बोलते हैं। यहाँ पे एवी बंडल बोलते हैं, बंडल ऑफ फिश बोलते हैं। येलो कलर में दिखाया ना, मैंने दिखा नहीं। फिर यहाँ पे देखो जो सेप्टम आया, वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे डिवाइड हो गया किसमें, बंडल ब्रांचेस में। बंडल ब्रांचेस, लेकिन यहाँ पे बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और यहाँ से क्या निकले बच्चों, पुरकिंजे फाइबर निकलेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे ना धागे धागे से और लगे होते हैं हार्ट में, इन्हें बोलते हैं कोडा टेंडिनी। और धागे जिस मसल्स पे लगे होते हैं, ऐसी मसल्स ऊपरी दिखाई, इन्हें बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ये मार्क कर लो, इसके बोलते हैं पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। उन धागों क्या बोलेंगे, कोडा टेंडिनी, ठीक है। और ये नीचे जो हार्ट का पार्ट होता है, ऐसी चूंद सी निकली होती है हार्ट की, इसे बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। ये हार्ट का डायग्राम मार्क करने के लिए आ सकते हो तो हम कर लेंगे। ये एवी बंडल हो गया, बंडल ऑफ फिश हो गया, ये एवी नोड होगी, ये एसी नोड होगी। यहाँ पे बंडल ब्रांचेस निकल गई, बंडल ब्रांचेस से क्या निकल गए, पुरकिंजे फाइबर्स निकल के, ये धागे से इन्हें बोले कोडा टेंडिनी। और यहाँ कौन सी मसल्स पे रेज होते हैं, ये पेपिलरी मसल्स से यहाँ पे रेज करके दिखाई हुई। देखो ये मसल्स जो है यहाँ से ऊपरी दिखाएगी, यहाँ पे अटैच है, देखो ऐसे। ये कौन सी मसल्स है बच्चों, पेपिलरी मसल्स है। लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ पे सेप्टा दिखाया कौन सा, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। और इसकी चोंच को क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। एओर्टा होगी, वेना कावा होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी वेन होगी। डायग्राम के नीचे क्या लिखो, डायग्राम का नाम देख लो, सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का क्या ये सेक्शन। एक भी डायग्राम इनके रह गए थे सेल्स वाली, ये मैंने नहीं बताई थी। आज के लेक्चर में डायग्राम हो देख लो, फिर लेक्चर को फिनिश करेंगे। देखो ये रेड कलर में दिखाई हुई आरबीसी, ये छोटे छोटे टुकड़े दिखाए हुए हैं, फ्रेगमेंट दिखाए हुए हैं सेल के प्लेटलेट्स। फिर ये देखो इओसिनोफिल का ऐसा दो ऐसे क्या क्या दो लोब में क्या है, न्यूक्लियस है और ऐसे कनेक्ट है, जैसे हेडफोन नहीं होता वैसे। बेजोफिल के अंदर आपको कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं दिखा, सारे ऐसे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर भी ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। वहीं पे न्यूट्रोफिल के अंदर भी ग्रेन्यूल्स और ये ऐसे क्या है, न्यूक्लियस ऐसे लोब बना के ऐसे न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं इसके, देखो ये न्यूक्लियस है। वहीं पे मोनोसाइट में ऐसा न्यूक्लियस है, मोनोसाइट में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। और ये लिम्फोसाइट है, दो टाइप की लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इनके अंदर भी कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाए। इन तीनों के अंदर ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं एनसीईआरटी ने, मैं इरेज करके दिखाऊंगा आपको, खुद से देखो। इन तीनों के अंदर एनसीईआरटी ने ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं, देखो दाने दाने से। इसके अंदर तो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, बट इन दोनों के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई। ये तो है ग्रेन्युलोसाइट, मार्क करने के लिए आ जाए तो ये तो है ग्रेन्युलोसाइट, और ये दोनों है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। और ये आरबीसी होगी और ये प्लेटलेट्स होगी। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं तीन, उनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूँगी। थैंक यू आज की क्लास सुनने के लिए। आज मैंने सिर्फ आपको एक ही टॉपिक कराया, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था और थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक था। हार्ट अगर क्लियर होगा तो कार्डियक साइकिल भी समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब 2-3 टॉपिक बचे, कार्डियक साइकिल बचा, ईसीजी बचा और कुछ डिजीज बची हैं और डबल सर्कुलेशन बचे, 4 टॉपिक बचे आई थिंक। फिर उसके बाद समरी पढ़नी और एक क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। समरी और एक्सरसाइज तो एक क्लास में कर लेंगे और डिसीज और वो 2 क्लास से और लगेगी आई थिंक। 2 क्लासेज में आपको नेक्स्ट 2 क्लास में चैप्टर में कंप्लीट करवा दूँगी। क्लास देखने में थैंक यू आप सभी का कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के क्लास को देखा। ऐसे हमेशा फेस अपना ऐसे रखो, स्माइलिंग वाला, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और कमेंट्स भी करो, मैम आप ये अच्छा नहीं करवा रहे हो, इसमें आप ये अच्छा कर सकते हो। और जैसे मैंने आज चैप्टर रिवाइज किया 18 मिनट में आगे वाले 4-5 पेज पढ़ती है और 5-10 मिनट और लगा दी तो आज का टॉपिक भी मैं उसमें जोड़ सकती थी, बट वो मैं पूरा करूँगी नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। खुद से करना और 2 क्लासेज में नेक्स्ट 2 क्लास में मैं आपको पूरा चैप्टर करवा दूँगी। थैंक यू।